हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैन एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज का जो हमारे वीडियोस चल रहे हैं उनको। मैं हर बार बोलता हूं एनसीईआरटी की बड़ी दीदी, इस बार नहीं बोला। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम किताब कर रहे हैं जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर क्रमांक 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब तक हम इस चैप्टर को 3 हिस्सों में रिलीज कर चुके हैं, जिसमें पहले हिस्से में हमने चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे एंड साथ में एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। दूसरे हिस्से में हमने एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स को कवर अप किया था। तीसरे हिस्से में हमने इक्वेशन सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चन है, सवाल क्रमांक करीबन 79 तक, वहां तक हमने कवर किया है एंड 78 तक, सॉरी ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली है। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, क्योंकि इससे सबको डर लगता है। तो हम में से काफी स्टूडेंट जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम से काफी डरते हैं, तो हमारा पूरा जो वीडियो रहेगा वो फोकस रहेगा इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, ज्यादा समय हम बर्बाद करेंगे नहीं और शुरू करेंगे हमारी कहानी को। काफी अच्छा बैकग्राउंड है, गुड जॉब। मतलब मैं मेरे को नहीं बोल रहा हूं, मेरे जो कंटेंट राइटर है उनको बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए पेन काम कर रहा है, आपको दिख रहा है, गुड बैकग्राउंड, गुड डे टू स्टार्ट विथ, ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। तो 78 तक हम कहां कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जहां पे हमने इक्वेशन सॉल्विंग पे फोकस किया है। अ क्विक रिमाइंडर। अब पहला सवाल देख लेते हैं। एक राधा नामक महिला है, टेक्स सम फ्लावर्स इन अ बास्केट। उन्होंने एक टोकरी में कुछ फ्लावर्स लिए, ठीक है, एंड विजिट्स 3 टेंपल्स वन बाय वन। तो राधा जी को आज मंदिर घूमने का मन है, तो वो 3 टेंपल जा रही है वन बाय वन, एक के बाद एक। एट ईच टेंपल she offers 1/2 of the flowers from the basket. ठीक है, if she is left with 3 flowers at the end, find the number of flowers she had in the beginning. तो यहीं से हमारा सवाल शुरू होता है। क्या शुरू होता है कि हमें पता लगाना है उनके पास कितने फ्लावर्स थे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि टोटल नंबर फ्लावर्स को मान लीजिए x, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमने मान लिए कितने, x। चलिए अब हम आते हैं इस सवाल पे। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारे काम का है वो ये आता है कि she offers 1/2 of the flowers away from the basket। मतलब जितने फ्लावर्स उनके पास बास्केट में बचे हैं उसका 1 जितना है उनके पास, उसके आधे वो चढ़ा देती है मंदिर में। अब उन्होंने स्टार्ट कितना किया था, x फ्लावर से। पहले मंदिर पे वो कितने फ्लावर्स चढ़ाएंगी, तो सर फ्लावर्स एट फर्स्ट टेंपल कितने, सर जितने फ्लावर्स हैं अब तक उसके आधे। तो कितने थे उनके पास, x फ्लावर्स थे, कितने वो चढ़ा देंगी, आधे। तो मतलब हाफ ऑफ x, जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं x/2। ठीक है, ये सब समझने के लिए अब यहां पे ध्यान दीजिए। अब मुझे बताइए फ्लावर्स बचे कितने, रिमेनिंग कितने बचेंगे। तो रिमेनिंग फ्लावर्स होंगे, रिमेनिंग फ्लावर्स कितने बचेंगे, सर आधे चढ़ा दिए, आधे बचेंगे, तो हाफ ऑफ x बचेंगे, मतलब x/2। अब मुझे बताओ फ्लावर्स एट सेकेंड टेंपल कितने होंगे, तो फ्लावर्स एट सेकेंड टेंपल, मतलब सेकेंड टेंपल में कितने फ्लावर्स चढ़ाइए आपको मुझे बताना है। सर x/2 फ्लावर्स थे उनके पास। ठीक है, क्या बोल रही वो, ऑफर्स 1/2 ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम द बास्केट। तो बास्केट में कितने बचे थे, x/2, उसका आधा उन्होंने यहां पे दे दिया, तो उसका आधा उन्होंने यहां पे दे दिया, तो कितने बचेंगे, x/4। ठीक है, अब कितने फ्लावर्स बचे, तो अब उनके पास बचेंगे, सर आपने आधे चढ़वा दिए तो बाकी आधे बचेंगे, तो मतलब x/4, क्योंकि x/2 थे सेकेंड मंदिर के पहले। ठीक है, उसमें से आधे चले गए, मतलब x/4 चले गए सेकेंड मंदिर में। तो सेकेंड मंदिर के बाद कितने बचेंगे, बचे हुए आधे, मतलब x/4। चलिए अब थर्ड मंदिर में कितने बनेंगे, तो थर्ड टेंपल में शी इज ऑफरिंग हाउ मेनी, सर जो बचे हैं उनका आधा, तो हाफ ऑफ x/4, मतलब कितना, x/4 = 8। क्या आपको यह समझ में आया। और लास्ट में कितने फ्लावर्स बचे, लास्ट में बचे केवल 3 फ्लावर्स। तो ये पूरी कहानी है हमारी
जिसमें आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। तो पहले x फ्लावर्स थे, आधे गए फर्स्ट सैंपल में, तो कितने बचे? x/2 बचे। अब इन x/2 में से आधे गए सेकेंड सैंपल में, तो कितने गए? x/4, तो बचे कितने? x/4। अब इस x/4 से भी आधे गए थर्ड सैंपल में, तो कितने गए? x/8। फिर लास्ट में रिमेनिंग कितने बचे 3 टेम्पल के बाद? 3। तो मतलब मैं जब इक्वेशन बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार होगी कि x थे टोटल फ्लावर्स माइनस फ्लावर्स गिवन एट फर्स्ट टेम्पल माइनस फ्लावर्स गिवन एट सेकेंड टेम्पल माइनस फ्लावर्स गिवन एट थर्ड टेम्पल, और इन सबको माइनस करने के बाद कितने बचे? 3 फ्लावर्स बचे। क्या आपको यह समझ में आ गया? यदि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई तो फिर तो सवाल एकदम आसान है। ठीक है, ये क्या किया हमने? जितने फ्लावर्स अलग अलग टेम्पल्स पे चढ़ाए गए उन फ्लावर्स को हमने माइनस करके बता दिया कि कितने फ्लावर्स बचे, मतलब 3 बचे। तो अब मैं यहां पे इनको पूरा इरेज करके अपने सवाल के लिए जगह बना रहा हूं। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया है तो स्टेटमेंट्स, अगर नहीं लिखे थे तो खुद से लिखने की हैबिट डालिए। एग्जाम में स्टेटमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है, ये आपके सवाल को एक फ्लो देते हैं। ठीक है, चलिए इक्वेशन क्या थी हमारी? तो x माइनस x/2 माइनस x/4 माइनस x/8 इज इक्वल टू 3। फिर से पूरे फ्लावर्स में से जहां जहां जो टेम्पल में हमने जितने फ्लावर्स डोनेट किए उन सबको कर दिया माइनस। अब इन चारों का एलसीएम कितना आएगा? 2 4 8 का एलसीएम आएगा 8, तो यहां कर दीजिए इंटू 8, यहां हो जाएगा इंटू 4, यहां हो जाएगा इंटू 2, यहां हो जाएगा इंटू 1। तो 8x माइनस 4x माइनस 2x माइनस x अपॉन 8 इज इक्वल टू 3। 4 और 2 6, 1 7, तो 8x माइनस 7x अपॉन 8 इज इक्वल टू 3। तो x अपॉन 8 तो कुल मिला के 24 फ्लावर्स थे राधा जी के पास जो उन्होंने अलग अलग टेम्पल्स में डोनेट किए। आप अगर करना चाहें कैलकुलेशन तो पहले थे 24, आधे गए फर्स्ट टेम्पल में तो कितने बचे? तो 12 गए टेम्पल में, 12 बचे उनके पास, उनका आधा, उसका आधा 6 गए दूसरे टेम्पल में, 6 बचे उनके पास, फिर उसका आधा 3 गए तीसरे टेम्पल में, 3 बचे उनके पास, जैसा कि सवाल में दिया है। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितना है? 24। क्या आपको सवाल समझ में आया? क्या इक्वेशन फॉर्मिंग का प्रोसेस समझ में आया? यदि वो समझ में आया तो फिर इस मेहनत का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 80 है हमारा। क्या कह रहा है हमसे सवाल? कि ₹13,500 आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 13,500 रुपए बांटने हैं किसके बीच में? तो सलमा, किरण और जेनिफर। ठीक है, इन तीनों को मिलेंगे कितने? तो इन तीनों को मिला के मिलेंगे कितने? 13,500 रुपए। तो मैं क्या लिख रहा हूं इससे, स्टेटमेंट से क्या मिल रहा है हमें? कि सलमा, एस फॉर सलमा, के फॉर किरण एंड जे फॉर, तो एस के जे को मिला के मिलेंगे 13,500 रुपए। ठीक है, चलिए, पर कैसे मिलेंगे? बराबर तो मिलने से रहे। कैसे मिलेंगे? इन सच अ वे दैट सलमा गेट्स 1000 मोर देन किरण एंड जेनिफर गेट्स 500 मोर देन किरण। अब यहां ध्यान दें, सलमा का पैसा बता रहे हैं किसके हिसाब से? किरण के हिसाब से, कि जितना भी किरण को मिलेगा उससे 1000 ज्यादा। एंड जेनिफर का पैसा भी किसके रेफरेंस में बता रहे हैं? किसके थ्रू बता रहे हैं? किरण के थ्रू, कि जितना किरण को मिलेगा उससे 500 ज्यादा। तो हमारे लिए यहां पे रेफरेंस कहां से, मतलब सवाल शुरू कहां से होगा? तो लेट मनी रिसीव्ड बाय किरण, क्योंकि उसी के रेफरेंस में बाकी दोनों की बातें हो रही हैं, बी एक्स। ठीक है, तो किरण को मिलेंगे x रुपए। जेनिफर्स मनी कितना होगा? तो सर जेनिफर्स मनी होगा किरण से 500 रुपए ज्यादा, तो x प्लस 500। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो ये तीसरी दीदी है सलमा दीदी, उनका क्या हिसाब है? तो सर उनका हिसाब यह है कि उनको मिलेंगे किरण से 1000 रुपए ज्यादा। क्या कोई शंका मन में?
तो सलमा इन रेफरेंस टू किरण, सलमा की बात हो रही है किसके थ्रू, किरण के थ्रू। जेनिफर की बात हो रही है किसके थ्रू, किरण के थ्रू, इसलिए हमने किरण को माना x। अब इन तीनों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है सर, 13,500 रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूं सलमा का पैसा प्लस किरण का पैसा मतलब x प्लस जेनिफर का पैसा मिला के होना चाहिए 13,500 रुपए। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर, बहुत आसान है अब तो, बिल्कुल ठीक। तो 3x प्लस 1500 इज इक्वल टू 13,500। ठीक है, तो 3x वुड बी कितना, तो 13,500 में से पहले 1500 घटा दीजिए, क्योंकि इस साइड था एडिशन, साइड चेंज करेगा तो सब्ट्रैक्शन। तो 3x कितना हो जाएगा सर, माइनस करेंगे तो आएगा 12,000। तो x की वैल्यू आनी चाहिए 12,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज 4,000 रुपीज। क्या आपको यह समझ में आया? मतलब अब हमारे हिसाब से किरण जी को मिलेंगे 4,000 रुपए, ठीक है। जेनिफर को मिलेंगे 500 ज्यादा, तो जेनिफर को कितने मिलेंगे, जैसा कि हमसे सवाल पूछ रहा है 500 ज्यादा मतलब 4,500 रुपए। और ये जो लास्ट में दीदी है सलमा दीदी, इनको कितने मिलेंगे, तो इनको मिलेंगे किरण से 1,000 ज्यादा, तो मतलब 5,000 रुपए। कुछ इस प्रकार तीनों को धनराशि प्राप्त होगी। इनको धनराशि मिलने के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सवाल सॉल्व हो गया, हमें उसकी शुभकामनाएं। तो यहां पे करते हम स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 81 है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक इज ट्वाइस ऑफ दैट इन द अदर। दो टैंक है, ठीक है, तो T1 एंड T2, इनके वॉल्यूम की बात हो रही है कि एक का वॉल्यूम दूसरे का डबल है। इफ वी ड्रॉ 25 लीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड एड इट टू अदर, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ईच टैंक विल बी सेम। दोनों में टैंक का मतलब दोनों में पानी का वॉल्यूम सेम हो जाता है अगर आप एक से 25 लीटर निकाल लेते हैं और दूसरे में 25 लीटर ऐड कर देते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच टैंक। ठीक है, अब पहले यहां ध्यान दें, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक 1 कितना होगा मुझे बताएंगे। सर एक का वॉल्यूम है अगर मान लीजिए x, ठीक है, तो दूसरे का कितना होगा, तो सर दूसरे का होगा उसका डबल, तो 2x। भाई एक में क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन अ टैंक इज ट्वाइस द अदर। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही कि टैंक 2 का मान लिया आपने x, तो टैंक 1 का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द अदर मतलब 2x। ठीक है, ये ठीक है, ऐसा भी चलेगा। यस सर। अब यहां पे इफ वी ड्रॉ आउट 25 लीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, नाउ वाटर इन टैंक 1 कितना है सर, जितना उसका वॉल्यूम है उसमें से 25 लीटर आपने हटा दिया है। उसमें से क्या किया आपने, 25 लीटर हटा दिया एंड एड इट टू द अदर। तो वाटर इन टैंक 2 कितना हो जाएगा, उसमें अगर पानी ऐड कर रहे हैं तो सर उसमें अगर पानी ऐड कर देंगे तो 25 लीटर्स और हो जाएगा, तो x प्लस 25। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ईच टैंक विल बी सेम। अगर आप ऐसा कर देते, मतलब एक से 25 निकाल के दूसरे में 25 डाल देते, तो इनका वॉल्यूम बराबर हो जाता है। मतलब आप लिख सकते हैं कि 2x माइनस 25 वुड बी इक्वल टू x प्लस 25। ऐसा लिख सकते हैं। जी हां सर। अब तो यह सवाल आसान हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ईच टैंक, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। क्या करेंगे सर, 2x हो जाएगा, ये माइनस x यहां हो जाएगा 25 प्लस 25, क्योंकि ये माइनस 25 वहां जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 50 लीटर्स। क्या आपको यह समझ में आया? मतलब वॉल्यूम ऑफ T2 कितना है, 50 लीटर्स, तो वॉल्यूम ऑफ T1 कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे सॉल्यूशन के तौर पे कि वॉल्यूम ऑफ टैंक 1 T1 इज 100 लीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ टैंक 2 कितना हो जाएगा, 50 लीटर्स। क्या आपको यह समझ में आया?
अब आप देखिएगा सॉल्व करेंगे तो वहां से अगर 25 निकाला तो हो जाएगा 75, और इसमें 25 डाला तो 50 और 25 हो जाएगा 75, मतलब बराबर बराबर। चलिए, तो ये सवाल हो गया सॉल्व, स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न? सवाल क्रमांक 82 है। अनुष्का एंड आरुषि आर फ्रेंड्स। दो मित्र हैं, अनुष्का और आरुषि, ठीक है। दोनों कौन सी क्लास में पढ़ते हैं पता नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। सवाल देख लेते। दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन देयर पॉकेट्स। दोनों के पास बराबर पैसे हैं। अनुष्का गेव 1/3 ऑफ हर मनी टू आरुषि एज हर बर्थडे गिफ्ट। अनुष्का के पास जितने भी पैसे थे उसका 1/3, मतलब अगर मान लो 30 रुपए थे तो 1/3 हो गया 10 रुपए, 60 रुपए थे तो 1/3 हो गया 20 रुपए, 3000 रुपए थे तो 1/3 हो गया 1000 रुपए। जितना भी था उसका 1/3 उन्होंने किसको दे दिया? आरुषि को दे दिया एज बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, अच्छी बात है। देन आरुषि गेव अ पार्टी एट अ रेस्टोरेंट। तो आरुषि दीदी ने बर्थडे की पार्टी तो देनी पड़ेगी, गिफ्ट तो ले लिया तो बदले में पार्टी देनी पड़ती है। एंड क्लियर द बिल बाय पेइंग द हाफ ऑफ द टोटल मनी विथ हर। उनके पास जितना भी पैसा था, तो जितना भी पैसा का मतलब यहां पे कौन सा पैसा इंक्लूडेड है? तो आरुषि जी का खुद का पैसा प्लस जो उनको बर्थडे गिफ्ट में मिला है उनकी फ्रेंड से वो पैसा, इन दोनों को मिला के बनेगा ये टोटल मनी नामक चीज, ठीक है। समझ में आया? यस सर, ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल मनी नामक कॉन्सेप्ट कहां से आया। एक मिनट, द पेन इज वर्किंग नाउ। यस, ठीक है। अब देखिए, इफ द रिमेनिंग मनी इन आरुषि's पॉकेट इज 1600, फाइंड द सम गिफ्टेड बाय अनुष्का, ठीक है। तो हम क्या पता लगाएंगे कि अनुष्का ने कितना रुपया दिया था किसको? आरुषि दीदी को। अब यहां पे हम अज्यूम क्या करेंगे? सबसे पहले कि लेट द मनी विथ, अब बात किसकी कर रहा है? अनुष्का की, तो उसी की बात करते हैं। विथ अनुष्का बी या अनुष्का हैड, लेट द मनी अनुष्का हैड, मतलब जितना पैसा अनुष्का के पास एक्चुअली था, ठीक है। कितना पैसा था उनके पास? X, ठीक है। तो अब आरुषि के पास भी कितना पैसा बचेगा? तो सर आरुषि के पास भी होगा। आरुषि के पास कितने पैसे थे ओरिजिनली? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इनिशियली, मतलब सबसे पहले कितना है उनके पास? सबसे पहले X रुपीस, ठीक है। अब बर्थडे गिफ्ट में कितना मिला? तो सर बर्थडे गिफ्ट में आरुषि के पास आ गए जितने पैसे अनुष्का के पास थे, जितने पैसे अनुष्का के पास थे उसका 1/3। तो बर्थडे गिफ्ट में मिले उनको X/3, ठीक है। कोई समस्या अब तक? नहीं सर। अब इन दोनों को मिला के टोटल मनी कितना हो गया? तो सर टोटल मनी हो गया, इनके पास X पहले से था, X/3 बर्थडे में मिला, तो X + X/3, बिल्कुल ठीक। अब आगे देख लेते हैं। अब उनका खर्चा कहां हुआ? वेयर डिड शी स्पेंड द मनी? तो आरुषि गेव अ बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी का बिल तो देना पड़ेगा वरना बर्तन धोने पड़ेंगे। क्लियर द बिल बाय पेइंग हाफ ऑफ द टोटल मनी शी हैड, ठीक है। तो रेस्टोरेंट का बिल कितना हुआ? तो रेस्टोरेंट का बिल हुआ जितने भी पैसे थे आरुषि के पास, जितने भी पैसे थे आरुषि के पास उसका आधा, उसका आधा। क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं? यस। और इफ द रिमेनिंग मनी, अब आधा उन्होंने यहां दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा? आधा। तो रिमेनिंग मनी, अब यहां ध्यान देना, रिमेनिंग मनी कितना होगा? ये थोड़ा ट्रिकी है। टोटल पैसे थे X/3, X + X/3, उसमें से आधा गया रेस्टोरेंट में। अब आपके पास 8 सपोज चॉकलेट, 10 चॉकलेट है, आपने आधी दे दी आपके भाई बहन को, बड़ा या छोटा जो भी है, तो आपके पास कितनी बची? सर बाकी आधी, बिल्कुल ठीक। अगर 10 थी तो 5 उनके पास, 5 आपके पास, तो ये 5 बेसिकली क्या है? पूरी चॉकलेट का आधा। तो जब आपने आधा पैसा बिल में दे दिया तो आपके पास कितना बचेगा? आधा। और वो किसके बराबर है ये आधा? तो सर ये आधा है 1600 रुपए के बराबर, जैसा कि सवाल में दिया है। कितने रुपए? 1600 रुपए,
ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे सर, बस वो इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो हाफ ऑफ x प्लस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 1600। ऐसे ही सॉल्व होगी इक्वेशन, यस सर। तो ये 2 को वहां भेज देंगे और यहां ले लेंगे एलसीएम, तो 3x प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 1600 इंटू 2। क्या ये ठीक है? क्योंकि ये 2 यहां क्या कर रहा है, डिवाइड साइड चेंज करेगा, तो मल्टीप्लीकेशन। तो 4x बाय 3 इज इक्वल टू 3200। तो 4x हो जाएगा 3200 इंटू 3 में जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं करूंगा बिकॉज आगे शायद ये कैंसिल हो जाए। तो x आएगा 3200 इंटू 3 अपॉन 4। 4 कितना होगा सर? 4 8 जा 32, तो 800 होगा एंड 8 3 जा हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू कितना? 8 3 जा हो जाएगा 2400। तो यहां पे लिख देता हूं मैं x इक्वल टू 2400। ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या आपको ये दिख रहा है? यस सर। कहां से आया? 4 और 32 कैंसिल हो जाएगा, 8 जा 8 3 जा 2400। ये एक्चुअल मनी था किसके पास? अनुष्का के पास। और इतना ही मनी किसके पास था? आरुषि के पास। फाइंड द सम गिफ्टेड बाय अनुष्का, ये हमें भी निकालना है। तो अनुष्का ने कितने दिए थे? 1/3 दिए थे। तो 2400 का 1/3 कितना होगा सर? 1/3 हो जाएगा x बाय 3। कितना हो गया? x बाय, कहां लिखता हूं, चलिए ऊपर लिख देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं। तो x बाय 3 मिला है उनको गिफ्ट में। तो 2400 डिवाइड बाय 3 मतलब 800 रुपए गिफ्ट दिया गया था अनुष्का के द्वारा आरुषि को। ठीक है, चलिए उनका बर्थडे बन गया, पार्टी हो गई, हमारा सवाल सॉल्व हो गया, एवरीथिंग इज देयर। तो क्वेश्चन की हो गई हैप्पी एंडिंग। तो हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 83 हमारा, कॉस्ट्यूब जो नामक व्यक्ति हैं उनके पास कितने फूल हैं? 60 फूल हैं। ठीक है, ही ऑफर्ड सम फ्लावर्स इन अ टेंपल। ये भाई साहब भी मंदिर जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ फ्लावर्स किसमें दे दिए? मंदिर में दे दिए। एंड रेशियो ऑफ द रिमेनिंग फ्लावर्स to that of flowers in the beginning is 3:5. Find the number of flowers offered by him in the temple. ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है रेशियो। आपके पास टोटल कितने थे? टोटल फ्लावर्स हो गए, सवाल में क्या किया मैंने? टोटल फ्लावर्स हो गए कितने सर? 60। अच्छा, फ्लावर्स ऑफर्ड एट टेंपल कितने होंगे सर? नहीं पता, वही तो पता करना है। और जो नहीं पता होता उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स। तो फ्लावर्स ऑफर्ड, सिर्फ इतना लिख रहा हूं, एट टेंपल कितने होंगे? x। अगर आप इसको एग्जैक्ट स्टेटमेंट लेंगे तो लेट, क्या लिखेंगे आप? पहले आप लिखेंगे कि लेट, ऐसा मान लीजिए। तो लेट वर्ड का मतलब होता है मान लीजिए कि फ्लावर्स ऑफर्ड एट टेंपल बी x। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे ये बताइए सर? रिमेनिंग बचेंगे हमारे पास 60 फ्लावर्स टोटल थे, एक्स कर दिए आपने अर्पित, मतलब दे दिए टेंपल में। तो आपके पास कितने बचेंगे? 60 माइनस एक्स। अब यहां देखिए क्या बोल रहा है वो? रेशियो ऑफ। अब रेशियो किसका बोल रहा है? वो रेशियो बोल रहा है रिमेनिंग फ्लावर्स का। तो रिमेनिंग अपॉन किसका बोला? रेशियो, रेशियो ऑफ रिमेनिंग फ्लावर्स टू दैट ऑफ द फ्लावर्स इन द बिगिनिंग। तो मतलब टोटल फ्लावर जो थे आपके पास, क्या है उसका रेशियो? उसका रेशियो सवाल में गिवन है 3:5, मतलब 3/5। क्या आपको पता है रिमेनिंग फ्लावर्स कितने? हाँ सर, 60 माइनस एक्स। क्या आपको पता है टोटल फ्लावर्स कितने? हाँ जी सर, 60। तो इन दोनों को हम सॉल्व करके क्या अपना आंसर निकाल सकते हैं? यस सर। चलिए क्या करेंगे पहले सर? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 60 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 60। अब 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, तो 300 माइनस 5x इज इक्वल टू 6 3 जा 18। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अब क्या करेंगे सर? 300 में से 180 हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइड चेंज हो रही है, माइनस का प्लस का हो जाएगा माइनस, और माइनस 5x उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा प्लस 5x। अब 300 में से 180 माइनस किया तो 120 बचेगा। तो यहां कितना? 5x। ठीक है, डिवाइड करने पे कितना आएगा? तो 120 अपॉन 5 इज द वैल्यू ऑफ x
डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20 इज द वैल्यू ऑफ x। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स जो कि टेंपल में अर्पित किए गए थे, टेंपल में दिए गए थे, ऑफर किए गए थे, वो कितने हो जाएंगे 24। क्या आपको ये समझ में आया? बस आप लास्ट में करेंगे देयरफॉर फ्लावर्स ऑफर एट टेंपल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, ये होता है हमारा सवाल यहां पे समाप्त एंड स्क्रीन क्लियर करके हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 84 है हमारा कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 48। कितने हैं? 3 है। क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। अब इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके, एक है कि आप पहले नंबर को मान लीजिए x। अब दूसरा नंबर क्या होगा सर? दूसरा नंबर होगा x प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर है। तो यदि x इवन है तो x प्लस 2 भी इवन होगा, और तीसरा नंबर होगा x प्लस 4। ठीक है, परंतु किंतु यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस में हमें मेहनत करनी पड़ सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम मान लेंगे कि हमारा जो 3 नंबर्स है, तो ये हमारा प्रथम नंबर, ये द्वितीय नंबर और ये तृतीय नंबर। ठीक है, हमने माना कि बीच वाला नंबर है x। क्या माना हमने? कि बीच वाला नंबर है x। अब आपको चाहिए कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब गैप कितना होना चाहिए 2 का। अब 2 का गैप मेंटेन करने के लिए तो पिछले नंबर और इस नंबर में 2 का गैप, और अगले नंबर और इस नंबर में 2 का गैप। ठीक है, अब यहां जाना है आगे, तो आप क्या करेंगे x प्लस 2। यहां जाना है पीछे, तो आप क्या करेंगे x माइनस 2। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो आपके 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे? x माइनस 2, x और x प्लस 2। ये होंगे हमारे 3 नंबर्स जो कि कंसेक्यूटिव हैं, इवन हैं और नेचुरल हैं। अब आपको क्या बोल रहा है? इनका सम कितना है? तो इनका सम है कितना 48। तो मैं लिख रहा हूं सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 48। अब इनका सम कैसे निकालेंगे सर? सबको ऐड कर दीजिए, बिल्कुल ठीक। तो x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 48। क्या कोई समस्या? नहीं सर। अब यहां देखिए -2 प्लस 2 हो गए कैंसिल, आपको मिलेगा 3x इज इक्वल्स टू 48। डिवाइड करेंगे आप, x की वैल्यू कितनी आएगी? तो 48 डिवाइड बाय 3, मतलब x की वैल्यू आएगी आपके पास 3 1 जा 3 है ना, और कितना बचा 18, तो 3 6 जा 18। तो हमारा मिडिल नंबर है 16, एक पहले वाला हो जाएगा 14, एक बाद वाला हो जाएगा 18। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? 14, 16 एंड 18। जो दूसरा तरीका है दैट इज x प्लस 2 और x प्लस 4 मानने वाला, वो भी सही है, उससे भी आंसर आएगा, पर उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। यहां जो हमने अप्रोच ली है, जो हमने मेथड यूज किया है, उसमें कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा। खाली आपको यह पकड़ना है कि गैप कितना है। गैप है 2 यूनिट्स का, तो या तो ऐड करके गैप मेंटेन कर लो या सब्ट्रैक्ट करके कर लो, या तो जोड़ के 2 बढ़ा दो या घटा के 2 का गैप मेंटेन कर लो। तो कुछ भी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका चॉइस। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या सवाल आसान था? जी सर। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 85 है हमारा, लगभग उसके जैसे ही सवाल है जो भी हमने किया था। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, पिछली बार इवन थे, इस बार ऑड है। फाइंड द प्राइम नंबर आउट ऑफ दीज 3 नंबर्स। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है वो आपको बताना है। अब कितने नंबर्स हैं? 3। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहां पे मैं अगर मिडिल वन को मान रहा हूं x, तो आगे और पीछे नंबर क्या होगा सर? ऑड नंबर है, तो x प्लस 1 x माइनस 1 कर दीजिए। अब एक मुझे बात बताइए, 2 ऑड नंबर्स लीजिए, कोई भी 2 मन में ऑड नंबर सोचिए, जो कंसेक्यूटिव हो बेसिकली। तो 9 और 7 सोच लिए मैंने, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2।
ठीक है, कोई और ले लो, सपोज आपने किसी ने अगर 11 और 13 और 11 सोचा है तो 13 माइनस 11 करने पे कितना आएगा 2। किसी ने अगर 21 19 सोचा है तो 21 में से 19 करने पे कितना आएगा 2। मतलब इवन नंबर में गैप कितना होता है 2 का, ऑड नंबर में भी गैप कितना होता है 2 का। तो कितना गैप मेंटेन करना है सर 2 यूनिट का, कितना 2 यूनिट। अब कैसे मेंटेन कर सकते हैं सर, या तो इंक्रीज करके, या तो बढ़ा के, या तो घटा के। तो बढ़ा के करेंगे तो x+2, आप अगर और बढ़ाना चाहें तो x+4 तक ले जाइए, परंतु यदि आपको घटाना है तो x-2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, आपको एक सिमिट्री मिल जाती है जहां पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो जब भी 3 नंबर्स बोले, इवन हो या ऑड, आप ऐसे ही नंबर्स अज्यूम करते हैं। अब क्या करना है इनको सर, इनको ऐड करने पे 69 आ रहा, तो सम कितना आ रहा, सम ऑफ नंबर्स इज, सम ऑफ नंबर्स कितना दिया है भाई सवाल में 69 दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, चलिए ऐड कीजिए तीनों को। सर x-2 पहला है, फिर आएगा x, फिर आएगा x+2 और तीनों को जोड़ने पे मिल रहा है 69, बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करें सर, -2 + 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो आपको मिलेगा 3x = 69। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, कितना x की वैल्यू 23। अब 3 नंबर्स कौन से, तो जो 3 नंबर हैं वो हो जाएंगे, एक बार 2 घटा दो तो 21, 23 तो है हमारे पास, एक बार 2 बढ़ा दो तो 25। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, तो प्राइम नंबर 21 और 25 तो नहीं है, क्योंकि 21 के भी फैक्टर्स हैं 7, 3, 1 और 25 के भी फैक्टर है 1, 5 एंड 25 नंबर इटसेल्फ। तो 23 है जिसके फैक्टर्स नहीं है, जिसके 2 ही फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब 23 क्या है, प्राइम है। तो ये सवाल समझ में आया आपको? जी सर। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर, आसान सा सवाल था। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 86। अगेन सिमिलर फैमिली ऑफ क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर से, तो और आसान है। कितने नंबर्स हैं, 3 है, कंसेक्यूटिव हैं, तो क्या होगा सर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। जी हाँ बिल्कुल ठीक। सर अगर सेकेंड नंबर को हम x मान रहे हैं और कंसेक्यूटिव है, इस बार इवन ऑड का डिफरेंस नहीं है, केवल कंसेक्यूटिव है, मतलब अगला नंबर में गैप कितना होगा सर, नंबर्स में गैप होगा 1 का। गैप कैसे मेंटेन करेंगे सर, बहुत आसान है। यदि गैप मेंटेन करना है तो क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे, सिंपल। सर यदि हम x+1 और x+2 ले ले तो, और इसको ना ले तो कोई समस्या नहीं है, वैसा भी कर सकते हैं आप। देखिए आप मैथ्स में अच्छी बात यह होती है कि आपको जो मेथड यूज करना है वो कीजिए, बस आपका मेथड जो है वो सही होना चाहिए, बाकी चॉइस ऑफ मेथड आपकी मर्जी है, ठीक है। आप चाहे तो, जैसे आपको भोपाल से अगर मुंबई जाना है तो आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, पैदल जाएं, उड़ के जाएं, आपका मर्जी है। गंतव्य तक इंसान पहुंचना चाहिए और सही तरीके से पहुंचना चाहिए, मतलब टूटा फूटा नहीं पहुंचना चाहिए, वो हमारा प्रयास रहता है। वैसे मैथ्स में भी होता है कि आराम से इंसान सवाल सॉल्व करे, परंतु किंतु कुछ गलत नहीं करना चाहिए मैथ्स में। तो ऐसे करना गलत नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं कि +1 करके x+2 लिख देंगे, वैसे करना भी गलत नहीं है। अब यहां देखिए तीनों को ऐड करने पे सम कितना है, तो सम हमें मिल रहा है कितना 156। अब हम क्या करेंगे, सम कैसे निकालेंगे सर, x-1 और x+1 को जोड़ के मिलना चाहिए 156, बिल्कुल ठीक। अब यहां पे -1 + 1 हो गए कैंसिल, तो 3x हो गया 156 के बराबर, x हो गया 156 डिवाइड बाय 3, दैट इज 3 5 15 एंड 3 2 6, कितना आया 52। अब बाकी के नंबर्स बता दो, तो 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे, कंसेक्यूटिव हैं, तो सर एक पहले का तो 51 और 52 आपने निकाला ही है, और 53 होगा हमारा तीसरा नंबर। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13। इनमें से कौन सा नंबर 13 से डिविजिबल है। मेरे हिसाब से 52 होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 13 4 द 52 होता है। 13 into 4 करना है तो 4 3 12, 4 1 4 5, जी हाँ 52। तो कौन सा नंबर है 52। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर
52 is a multiple of 13। ठीक है, समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर, आसान सा सवाल था और बढ़िया सा जवाब था। चलिए, ये सवाल होता है हमारे साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 87 है हमारे पास। क्या कह रहा है सवाल हमसे? फाइंड अ नंबर, एक नंबर पता करना है। क्या है इस नंबर की खूबी? कि हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 30। जब आप पांचवें पार्ट को, मतलब पांचवें हिस्से को 30 से बढ़ाते हैं, वो बराबर हो जाता है किसके? इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 30। कहने का मतलब क्या है भाई? प्रश्न का सार यह है कि एक नंबर मान लिया x, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? उसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट कितना होगा नंबर का? कैसे निकालते हैं सर? फिफ्थ पार्ट निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो x/5। ठीक है, उसमें कितना इंक्रीज कर रहे हैं? इंक्रीज बाय 30। तो अब नंबर क्या हो जाएगा? और हमें वो भी चाहिए, फोर्थ पार्ट भी चाहिए, तो मैं वो भी लिख देता हूं। फोर्थ पार्ट कैसे निकालते हैं सर? फोर्थ पार्ट निकालते हैं 4 हिस्से करके, तो x/4। अब हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब सवाल के हिसाब से फिफ्थ पार्ट को, मतलब पांचवें हिस्से को यदि आप किससे बढ़ाते हैं? 30 से बढ़ाते हैं, इंक्रीज्ड बाय 30, तो वो बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा सर? वो बराबर हो जाएगा फोर्थ पार्ट को जब आप 30 से घटा देंगे उसके। तो फोर्थ पार्ट को 30 से घटा देने के बराबर। क्या आपको इक्वेशन समझ में आई? एक बार फिर से, पांचवें हिस्से को 30 से बढ़ाया और चौथे हिस्से को 30 से घटाया। ठीक है, और दोनों चीजें करने पे जो रिजल्ट आ रहा है, जो आंसर मिल रहा है, वो मिल रहा है बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 30 इस तरफ, ये वाला -30 आएगा इस तरफ, तो हो जाएगा +30। x/4 माइनस x/5। क्या मन में कोई शंका? नहीं सर। क्या किया हमने सर? जो एक जैसे दिखने वाले टर्म्स थे उनको एक तरफ भेज दिया। तो यहां पे हो गया 30 और 30 60। ठीक है, इधर पे क्या लोगे सर? एलसीएम। तो 5x माइनस 4x अपॉन 20 होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर आप देखें कुछ इस प्रकार, तो एलसीएम होगा 5 यहां पे और 4 यहां पे। ठीक है, 5x माइनस 4x कितना होता है सर? x हो जाएगा केवल, क्योंकि 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। बिल्कुल ठीक। तो आपको मिलेगा यहां पे 60 इक्वल्स टू x/20। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 20, क्योंकि भाई साहब ये 20 जो यहां डिवाइड कर रहा है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल। अब क्या हो जाएगा? 6 2 12 होता है। यस सर। तो 1200 है x की वैल्यू। क्या बोला आपने सर? 1200 है x की वैल्यू, मतलब जो x जो नंबर है वो कितना है? 1200 है। एक बार आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, पांचवा हिस्सा कितना होगा, चौथा हिस्सा कितना होगा, और उनमें गुणा भाग करके देखिए आपको आंसर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। चलिए, मेरे साथ नंबर है 1200। बाकी चेक करने के लिए हम फिर किसी दिन चेक करेंगे। फिलहाल के लिए यहां पे समझ में आ गया तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 88 है हमारा। डिवाइड 54 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, क्या बोला आपने? 54 को डिवाइड करना है, तो लेट फर्स्ट पार्ट, अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट को तो कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ना। लेट फर्स्ट पार्ट बी x। तो 54 के 2 पार्ट है, कौन कौन से? x, और दूसरा कितना होगा? 54 माइनस x आप कह सकते हैं, या फिर 2 पार्ट में किस तरह डिवाइड करना है वो भी सवाल में दिया है। डिवाइड 54 इंटू 2 पार्ट सच दैट 1 पार्ट इज 2/7 ऑफ द अदर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ये दूसरे पार्ट का क्या है? 2/7 ऑफ द अदर। तो अगर ये पार्ट है हमारा, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट हो जाएगा 2/7 ऑफ द अदर पार्ट। तो कुल मिला के 2 पार्ट थे। यहां ध्यान देना अब कैसे किया आपने। कुल मिला के 2 पार्ट है। ठीक है, जो पहला पार्ट है, एक पार्ट है जिसको आपने माना x। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में क्या बोल रहा है कि दूसरा पार्ट पहले पार्ट का 2/7 होना चाहिए। तो 2/7 ऑफ x हो गया एक पार्ट। वो क्या है? वो ओरिजिनल पार्ट, मतलब x का है 2/7।
अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो x प्लस 2/7 ऑफ x शुड बी इक्वल टू 54। दोनों पार्ट्स को जोड़ने पे 54 आना चाहिए, जैसे कि सवाल की रिक्वायरमेंट। आपको डिवाइड किसको करना है, डिवाइड का मतलब यहां एक्चुअल डिवीजन नहीं है, डिवाइड का मतलब यहां पे बेसिकली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे डिवाइड का मतलब कि अब आपको बंटवारा करना है, बांटना है, ठीक है। डिवाइड का मतलब एक्चुअल डिवीजन नहीं है यहां पे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 7x प्लस 2x अपॉन 7 हो जाएगा। सर ये किस हिसाब से, इस हिसाब से कि एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 7, तो मल्टीप्लाई करोगे 7 से, उधर मल्टीप्लाई करोगे 1 से। 7 प्लस 2 हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9x बाय 7 इक्वल्स टू 54। एंड आपका आगे का पार्ट यहां पे लिखा है 9x इक्वल टू 54, तो 9x हो जाएगा 54 इंटू 7, जिसको मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं कैंसिल होने तक, बिकॉज यहां पे 7 क्या है, डिवीजन में साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन x हो जाएगा 54 इंटू 7 अपॉन 9, तो 9 1 जा 9 6 जा, तो x इक्वल टू 6 7 जा 42। मतलब एक हिस्सा है 42, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, सेकेंड पार्ट होगा, तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, मैं लिख रहा हूं FP, मतलब फर्स्ट पार्ट है 42, सेकेंड पार्ट मतलब मैंने लिखा SP, कितना था 54 था, माइनस कितना हो गया 42, कितना बचा 12, तो 12 होगा हमारा सेकेंड पार्ट। और ये 12 2/7 है, 42 को करके देख लो, 2/7 करेंगे, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12। आपको सवाल समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं क्या किया हमने। सवाल में बोल रहा था कि आपको 52 के 2 हिस्से करने, कितने हिस्से करने, 2 हिस्से, ठीक है। हमने एक हिस्से को मान लिया x, और दूसरे हिस्से की खूबी क्या थी कि जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट का 2/7 है, जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट का 2/7 है, तो 2/7 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट क्या है x है, तो उसका 2/7 निकाला हमने, इसलिए हमने यहां लिखा सेकेंड पार्ट वुड बी 2/7 ऑफ x। दोनों पार्ट्स को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 54, क्यों, क्योंकि है किसके पार्ट्स, सर है 54 के पार्ट्स, दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो दोनों को ऐड करने पे आना चाहिए 54। हमने सॉल्व किया और आंसर निकाला 42 एंड 12। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। 89 सवाल है हमारा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। अच्छा सवाल है, जरा ध्यान देना यहां पे, जरा आंख कान खोल के। चलिए मुंह नहीं खोलना, आंख कान खोलना है। हाँ, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। एक नंबर है 2 डिजिट नंबर है, उसके सम ऑफ द डिजिट्स है 11। तो मैं बोल रहा हूं कि लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, क्या बोल रहा हूं मैं, लेट डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? मैंने मान लिया तो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है वो x है, क्या इसमें कोई शंका नहीं सर। अब आप मुझे बताइए कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या होगी, तो टेंस प्लेस डिजिट वुड बी, क्या कोई मुझे बता सकता है बिना कहीं इधर उधर देखे? चलिए टेंस प्लेस डिजिट वुड बी कितना, हाँ सर दोनों को जोड़ के 11 है, बिल्कुल ठीक, उनमें से एक हो गया x, तो दूसरा हो जाएगा 11 माइनस x। अब भाई दोनों को जोड़ने पे 11 आ रहा है, एक हो गया x, तो दूसरा कितना होगा, जो 11 में से बचा, तो 11 में से बचा कैसे निकालेंगे, तो भाई 11 में से माइनस कर दिया, जितना उसके पास गया, जितना पहले डिजिट के पास गया है उतना कर दिया हमने माइनस, तो जो बची वैल्यू है वो हमारी हो गई टेंस डिजिट। अब द गिवन नंबर, मतलब जो हमारा नंबर है वो is less than the number obtained by interchanging the digits by 9। काफी सारी इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट में, तो पहले हम स्लोली इसको यूज करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा। सर ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए डिजिट को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारी प्लेस वैल्यू होती है पहली वाली 10 और हमारी डिजिट्स हैं 11 माइनस x, ठीक है। और सेकेंड होगा, इसके बाद होगा प्लेस वैल्यू होगी 1 और डिजिट है x, तो क्या होगा आपका नंबर, सर 11 इंटू 10 हो जाएगा 110 माइनस 10x प्लस 11 प्लस x, तो आपको मिलेगा यहां पे आंसर 110 माइनस 9x। क्या कोई समस्या है इसमें? नहीं सर। अब हम कह रहे हैं न्यू डिजिट, ये कहां से आई,
सर ये न्यू नंबर, सॉरी ये कहां से आया सर, ये आएगा डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद, मतलब अल्टी पल्टी करने के बाद। तो होगा क्या उसमें, उसमें सर 10 के साथ आ जाएगा x, मतलब यूनिट्स प्लेस की वैल्यू, और वंस के साथ आ जाएगा टेंस प्लेस की वैल्यू। तो ये हो गया अल्टी पल्टी, देखिए 10 के साथ हो गया x और 1 के साथ हो गया 11 माइनस एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर 10x माइनस 11 प्लस x हो जाएगा, बिकॉज ये कितना है, सी प्लस होगा ना, सॉरी हाँ, तो 1 इंटू हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कितना 11 माइनस, तो प्लस ये होगा 1 इंटू 11 वुड बी 11 माइनस x, तो ये हो जाएगा 9x, कितना 9x प्लस 11। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। अब यहां ध्यान देना, दोनों नंबर्स में क्या बोल रहा है वो, द गिवन नंबर मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, इज लेस देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला वो, और गिवन नंबर में क्या बोल रहा है, कौन सा छोटा है, गिवन नंबर इज स्मॉलर, ये देखो लेस देन, गिवन नंबर स्मॉलर बाय द डिजिट्स, तो इंटरचेंज करने के बाद कितना स्मॉलर, 9 है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो नया नंबर है, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर शुड बी इक्वल टू 9। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं स्टेटमेंट के हिसाब से कि भैया जो गिवन नंबर है वो छोटा है नए नंबर से बाय 9। तो मतलब नए नंबर और गिवन नंबर में गैप कितना है, 9 है, तभी तो वो छोटे बड़े होंगे। अगर गैप नहीं होगा तो छोटे बड़े होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ट्विंस हैं तो ट्विंस में भी गैप होगा तभी वो छोटे बड़े होंगे ना, कोई 2 सेकंड बड़ा है या 3 सेकंड बड़ा है। और जब आप लोग भाई बहन हैं तब भी आप बड़े छोटे, तो गैप है इसलिए। अगर बराबर होंगे तो फिर गैप का सवाल नहीं है, फिर तो बड़े छोटे होने का सवाल ही नहीं है। तो यहां देखिए, तो न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर में गैप कितना है, 9 का है, तो हमारा न्यू नंबर था 9x प्लस 11 एंड ओरिजिनल नंबर था कितना 110 माइनस 9x है, तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हमारे साइन गलत ना हो जाए। और इनका गैप कितना है 9 का, जैसा कि हमने लिखा था। तो 9x प्लस 11 माइनस 110 प्लस 9x इज इक्वल टू 9। अब क्या होगा सर, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, और क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल। तो 9x प्लस 9x हो गया 18x, ठीक है। 110 में से 11 माइनस करना है तो कितना बचेगा सर, 99 बचेगा। तो माइनस 99 इज इक्वल्स टू 9। तो 18x हो जाएगा किसके बराबर सर, ये माइनस 99 साइड चेंज करेगा तो प्लस 99, तो 99 प्लस 99, सॉरी 9 प्लस 99, तो आपको कितना मिलेगा, तो सर हमें मिलेगा 99 और 9 जोड़ने पे 9 और 9 18, 108। तो 18x इज इक्वल टू 108। अब आप क्या करेंगे सर, डिवाइड करके देख लेंगे, हमें हमारा x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 108 डिवाइड बाय 18 कितने जा जाएगा, देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो होना चाहिए वैसे। 9 के टेबल से करो सर, 9 1 जा 9, बिल्कुल ठीक। 9 2 जा 18, बिल्कुल ठीक सर। 9 2 जा 18, बिल्कुल ठीक। 2 1 जा 2 6 जा, तो बेसिकली 18 6 जा इज 108। तो x की वैल्यू है कितनी 6। क्या x की वैल्यू निकालने से हमारा काम बन जाएगा, नहीं सर। दूसरा नंबर क्या होगा सर, 11 माइनस एक्स मतलब कितना सर, 11 माइनस एक्स हो जाएगा मतलब 56, क्योंकि 11 माइनस एक्स हो जाएगा, 11 माइनस 6 हो जाएगा 5। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर होगा हमारा 56 और न्यू नंबर होगा, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो 65। और अब गैप देख लीजिए कितना है, गैप 9 डिजिट्स का ही है, 9 नंबर्स का ही है, जैसा कि हमारे सवाल में दिया था। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। दिमाग कहां लगाना है, खाली इधर पे जहां पे आपका ये सेकंड स्टेटमेंट शुरू होता है। यदि आप इसको तोड़ना सीख गए तो मतलब आप आराम से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आशा है आपको ये सवाल समझ आया होगा। मैं स्क्रीन को करता हूं क्लियर एंड हमारे होनहार विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो। सवाल क्रमांक 90 क्या बोल रहा है आपसे, टू साइड्स, टू इक्वल साइड, सॉरी माय बैड, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 मीटर लेस देन द 3 टाइम्स द थर्ड साइड, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल इफ पेरीमीटर इज 55। किस प्रजाति का ट्राइंगल है ये आप मुझे बता सकते हैं, आपको पता होना चाहिए
यदि एक ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हो तो जहां तक मुझे ध्यान है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वो जो इक्वल साइड्स है वो उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पर किसके रेफरेंस में, मतलब किसके थ्रू बता रहे हैं? तो भैया जो इक्वल है वो किसके बारे में बता रहा है? तो बेसिकली बोल रहा है कि जो इक्वल साइड्स हैं वो है 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द थर्ड साइड। तो जो दो इक्वल साइड्स है उनके बारे में जानकारी मिल रही है किसके थ्रू? और वो मिल रही है थर्ड साइड के थ्रू। तो हम क्या मानेंगे? लेट थर्ड साइड, जिसको आप ब्रैकेट में बेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसी के इक्वल नहीं है। थर्ड साइड बेस इज बी एक्स, तो आपने थर्ड साइड को मान लिया एक्स। ठीक है ना, तो देयरफॉर टू इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर टू इक्वल साइड्स, या फिर आप ऐसे लिखिए कि वन ऑफ द टू इक्वल साइड्स, वन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई एक की बात हो रही है पहले, तो वन ऑफ द टू इक्वल साइड्स वुड बी, कितनी होंगी ये बताइए सवाल के हिसाब से। सवाल देख लेते हैं हम लोग कि क्या होगा। तो होगा ये कि जो इक्वल साइड्स हैं वो 4 मीटर कम है, किससे? 3 गुना करने पर। तो जब आप इस साइड का, तो जब आप आपकी बेस साइड का 3 गुना करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें जब आप 4 मीटर कम कर देंगे तो आपको इक्वल साइड मिल जाएगी। तो इक्वल साइड कितनी होगी? 3x माइनस 4। अब क्या दिया सवाल में कि सर पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना है? तो सर पेरीमीटर है 55। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री की लेंथ जो है उसको निकालना, मतलब तीनों बाउंड्री को ऐड करना पड़ेगा। तो एक बाउंड्री हो गई x, दूसरी हो गई 3x माइनस 4, तीसरी जो कि इसी के बराबर है वो भी हो गई 3x माइनस 4, और इन तीनों को जोड़ने पे आना चाहिए 55। अब जोड़िए यहां पे 3 और 3 6, 1 7x हो गया ये, माइनस 8 हो गया इधर, और 55 हो गया इस तरफ। ठीक है, 7x इज इक्वल टू 55 प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 था, साइड चेंज करेगा तो प्लस, तो 7x हो जाएगा 55 और 8 जोड़ने पे कितना? 5 उधर 3 उधर 63, 63। तो x की वैल्यू क्या बचेगी? तो सर 63 डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, क्योंकि 7 या मल्टीप्लाई कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन करेगा। तो x की वैल्यू आएगी 63 अपॉन 7, दैट इज 9। ये हो गया हमारा x की वैल्यू 9। तो हमारी एक साइड आ गई 9। तो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो एक हो गई 9, तो वन साइड जिसको हमने बेस बोला था, तो बेस हो गया 9 मीटर्स या सेंटीमीटर्स, 9 मीटर्स। ठीक है, इक्वल साइड्स कितनी हो जाएंगी? तो इक्वल साइड्स हो जाएंगी कौन कौन सी? सर 9 या 27, 27 में से 4 गया तो बचेगा 23, तो 23 एंड 23 मीटर्स। ठीक है, एक बार फिर से क्या बोला था हमें कि दो जो इक्वल साइड्स हैं उनके बारे में बताया था तीसरी साइड के थ्रू, और क्या बोला था कि तीसरी साइड का 3 गुना करोगे, ठीक है, 3 टाइम्स करोगे, उसके बाद 4 माइनस करोगे। ठीक है, तो 3 गुना करने पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिले, लेकिन उससे 4 माइनस यदि आप कर दोगे तो आपको आपकी इक्वल साइड्स मिल जाएंगी। तो हमने हमारी बेस या फिर जो अनइक्वल साइड थी उसको माना x, और जो इक्वल साइड थी वो कैसे निकाली कि पहले 3 गुना किया फिर 4 माइनस किया। अब इनका पेरीमीटर दिया था 55, तो तीनों को ऐड करने पे आना चाहिए 55। सॉल्व किया हमने तो हमारा बेस आया 9 और इक्वल साइड्स आ गई 23 और 23। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ आया होगा। स्क्रीन करते हैं हम क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है स्टूडेंट्स, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद कन्वार नामक जो व्यक्ति है शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स अगो, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। अभी जो पहला स्टेटमेंट है उसको छोड़ो, फिलहाल सेकंड स्टेटमेंट पे निकालना क्या है, उसका प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट कन्वार्स प्रेजेंट एज, कन्वार जी जो है उनकी प्रेजेंट एज मानेंगे क्या? अब भाई जो निकालनी उसी को अज्यूम करेंगे, प्रेजेंट एज भी एक्स। क्या बोला हमने कि कन्वार जी की प्रेजेंट एज मान लीजिए
एक्स। अब क्या बोल रहा है, स्लोली पढ़ो। आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, तो हम लिख रहे हैं आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद क्या हो जाएगी एज, मुझे बताओगे सर। अगर अभी है x तो 12 साल बाद वो बढ़ जाएगी तो x प्लस 12 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। कन्वर शैल बी 3 टाइम्स, कन्वर शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स अगो। अब 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो क्या हो जाएगी एज, ये बताओगे मुझे सर। 4 ईयर्स अगो कितना हो जाएगा सर, x से अभी की एज और 4 साल पहले की एज, तो x माइनस 4 करना पड़ेगा। क्या आपको यह समझ में आया? अब इन दोनों में कनेक्शन क्या है हमें वो भी पता लगाना है। तो एक बार बोला 12 साल बाद की एज और एक बार बोला 4 साल पहले की एज, तो इसलिए हमने दोनों लिख दी। अब कई बार व्यक्ति को कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये x माइनस 4 होना चाहिए या फिर x प्लस 12 माइनस 4 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब होगा कि जो उनकी 12 साल बाद उम्र होगी उसमें 4 साल कम करना है, पर सवाल में ऐसा कहीं नहीं दिया है। सवाल में सिर्फ इतना दिया है कि ही वॉज 4 ईयर्स अगो, तो आज से 4 साल पहले वो जितने थे, तो आज से 4 साल पहले वो x माइनस 4 ही होंगे। ठीक है, आज से 4 साल पहले प्रेजेंट एज की बात हो रही है यहां पे। अब क्या बोल रहा है कि वो 12 साल बाद जितने होंगे, ठीक है, 12 साल बाद जितने होंगे, ही शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स अगो। तो वो 12 साल बाद कितने होंगे, उतने होंगे जितने वो 3 टाइम्स होंगे जितने 4 साल पहले थे। तो 4 साल पहले उनकी जो भी उम्र थी उसका 3 गुना करने पर हमें उनकी वो उम्र मिलेगी जो वो 12 साल बाद होंगे। आसान भाषा में कि 4 साल पहले जो उनकी उम्र थी उसका 3 गुना करने पर हमें वो उम्र मिलेगी जो वो 12 साल बाद होंगे आज से। ये समझ में आया आपको? यस सर। तो x प्लस 12 है इस तरफ हो जाएगा 3x माइनस 4 3 जा 12। अब हम क्या करेंगे सर, एक जैसे दिखने वाले टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे। क्या किया मैंने, -12 था, साइड चेंज किया तो +12, इसलिए यहां पे लिख दिया। x पॉजिटिव था, साइड चेंज किया तो नेगेटिव, तो 12 और 12 हो गए 24, 3x में से x गया तो बचा 2x, तो 24 जब डिवाइड बाय 2 करेंगे, बिकॉज यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा, तो कितना मिलेगा आपको सर, 2x डिवाइड करेंगे जब आप 24 और 2 को, तो आपको मिलेगा 12 इज द वैल्यू ऑफ x। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो सर प्रेजेंट एज हो जाएगी भाई साहब की 12 साल, 12 इयर्स। एक बार फिर से सवाल में क्या बोल रहा था कि जो उनकी उम्र है, प्रेजेंट एज अभी की है, उससे 12 साल बाद, तो हमने 12 साल ऐड कर दिया x प्लस 12, उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, उतनी जितनी उनकी 4 साल पहले थी उसके रेफरेंस में। तो क्या बोल रहा है वो कि जितनी उम्र उनकी 4 साल पहले थी उसका 3 गुना करने पर आपको उनकी आज से 12 साल बाद वाली उम्र पता चलेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 12। अब 12 माइनस 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 8, तो 8 इंटू 3 करोगे आपको मिलेगा 24। अब यही 24 का एक और तरीका क्या है कि भाई साहब प्रेजेंट एज 24 और 12 और प्लस कर दोगे 12 तो कितना हो जाएगा 24। तो दोनों जगह पे आपके बराबर आ गया कैलकुलेशन, मतलब इक्वेशन सही है। ये आपको समझ आ गया? यस सर। तो हम स्क्रीन कर रहे हैं क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 92, अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहा है, एनिमा लेफ्ट 1/2 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। एनिमा नाम की स्त्री ने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा किसको दे दिया, डॉटर को दे दिया। ठीक है, 1/3 ऑफ हर टू सन, और 1/3 हिस्सा दे दिया अपने पुत्र को। ठीक है, एंड डोनेटेड द रेस्ट टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और बची हुई जितनी थी वो प्रॉपर्टी उन्होंने एक एजुकेशन मतलब ज्ञान देने वाली एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे दी कि आप यहां पे कुछ बनाइए। इफ द डोनेशन वॉज वर्थ ₹1 लाख, तो वो बोल रहे हैं कि डोनेशन था 1 लाख रुपए के बराबर, मतलब उन्होंने जितनी प्रॉपर्टी डोनेट की उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए।
आपको बताना है उनके पास कितना पैसा, कितना प्रॉपर्टी था। तो अब मैं मान रहा हूं कि लेट द मनी विथ एनिमा, जो भी है इनका नाम, ठीक है, मनी या फिर प्रॉपर्टी आप जो भी लिखना चाहें, बी एक्स। तो मैंने बोल दिया इनके पास शुरू में जब ये पूरा बंटवारा हुआ भी नहीं था, जब इन्होंने अपनी पुत्री को, पुत्र को और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, मतलब स्कूल या कॉलेज जो भी है, उनको कुछ नहीं दिया था, वो सबसे पहले हमने मान लिया कि उनके पास x रुपीस की प्रॉपर्टी थी। अब आप मुझे बताएंगे डॉटर को कितना मिला होगा, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे डॉटर्स शेयर। तो डॉटर्स शेयर कितना होगा, तो सर डॉटर का शेयर होगा x/2, मतलब आधा, क्योंकि हाफ बोलो उन्होंने, कितना दिया, 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 1/3 ऑफ टू हर सन। सन को कितना दिया, तो सन शेयर कितना होगा, सर 1/3 दिया है पुत्र को, तो x/3 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अब बचा कितना, रिमेनिंग, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई साहब रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग जितना भी बचा वो पूरा का पूरा दे दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। पर कितना दिया, तो ये भी सवाल में बता दिया कि उन्होंने 1 लाख रुपए दिए। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि रिमेनिंग बचा है 1 लाख, क्योंकि भाई जितना बचा था वो पूरा का पूरा दे दिया, तो 1 लाख रुपए बचा होगा, तभी तो 1 लाख रुपए दिया होगा, आसान सी भाषा में। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, मैं ये रिमेनिंग निकाल कैसे सकता हूं। सर टोटल जितना था वो अनिमा जी के पास, ठीक है, उसमें से बेटी का शेयर हटा दीजिए, बिल्कुल ठीक, उसमें से पुत्र का शेयर हटा दीजिए, बिल्कुल ठीक। जब आप इन दोनों का शेयर हटा देंगे तो आपको मिलेगा बची हुई प्रॉपर्टी का वैल्यू, बिल्कुल ठीक। क्या ये समझ में आया, इक्वेशन समझ में आई। क्या बोला हमने कि टोटल प्रॉपर्टी में से पुत्री का और पुत्र का शेयर जब आप हटा देंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर रिमेनिंग बचेगा। और रिमेनिंग कितना है, सवाल में दिया कि 1 लाख रुपए रिमेनिंग है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 और 3, और इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहां हो जाएगा इंटू 6, यहां इंटू 3, यहां इंटू 2, तो ये जाएगा 6x माइनस 3x माइनस 2x होल डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1 लाख। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। अब आप क्या करेंगे, सर ये 6 और ये 6 कैंसिल, प्रभु अभी तो मल्टीप्लाई करके लाए हैं, वापस कैंसिल कर देंगे तो मेहनत बेकार हो जाएगी ना, फिर मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, तो इसलिए इनको इस तरीके से कैंसिल करना मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो 6x में से 3x गया तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो x/6 है किसके बराबर, 1 लाख के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर ये 6 जो डिवीजन में, इसको उधर भेज दीजिए मल्टीप्लीकेशन में, तो 6 इंटू 1 लाख मतलब हो जाएंगे 6 लाख रुपए। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। तो कितना पैसा था अनिमा जी के पास, तो अनिमा जी के पास 6 लाख रुपए थे, जिसमें से आधा उन्होंने मतलब 3 लाख रुपए दे दिया बेटी को, 1/3 मतलब 2 लाख रुपए दे दिया पुत्र को, और बचा हुआ 1 लाख दे दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो 3, 2, 1 का बंटवारा हो गया, मजा आ गया, मतलब सबको पैसे मिल गए, अच्छी बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई कि आपने सवाल सॉल्व कर लिया। चलिए इसी बात पे गरबा नहीं खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे। अगला सवाल, सवाल क्रमांक 93 है हमारा। अच्छा सवाल है ये भी। अब सर आपके लिए तो हर सवाल अच्छा ही होता है, बिल्कुल ठीक। चलिए, इफ हाफ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अगर किसी नंबर में से मैं आधा हाफ सब्ट्रैक्ट कर दूं एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, द रिजल्ट इज 5, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, अब यहां ध्यान दें, क्या बोला मैंने बोला लेट द नंबर बी x। पेन की इंक खत्म हो गई थी, नहीं हुई थी, पेन की इंक डाइटिंग पे चली गई थी इसलिए पतली हो गई थी। चलो, लेट द नंबर बी x। ठीक है, अब यदि आप नंबर से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, हम मिलेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग हाफ फ्रॉम द नंबर,
नंबर। वी गेट कितना मिलेगा ये बताइए मुझे। सर यदि नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x माइनस हाफ मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे इफ हाफ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, एक होता है इफ हाफ ऑफ द नंबर। ठीक है, जब वो बोलता हाफ ऑफ द नंबर तो ये हो जाता हाफ ऑफ x। ठीक है, बट वहां पे बोला सिर्फ हाफ, मतलब नंबर में से आधा सब्ट्रैक्ट किया है, आधा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस तो अपन निकाल चुके हैं x माइनस हाफ, तो वही तो डिफरेंस होगा। सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आया उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस इज मल्टीप्लाई, तो गैप माइनस करने पे जो आंसर आया डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 5। एक बार फिर से क्या बोल रहा है वो कि एक नंबर है x, ऑब्वियसली बात है कुछ फ्रैक्शन हो गया जो भी होगा, उसमें से आधा सब्ट्रैक्ट करने पर, आधा सब्ट्रैक्ट करने पर आपका जो डिफरेंस आया, जो गैप आया, जो माइनस करने पे जो रिजल्ट आया, उसको आपने जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, आसान सा है फिर तो यहां हो जाएगा 4x माइनस यहां पे 4 इंटू हाफ करना पड़ेगा और इधर मिलेगा 5। 4x माइनस यहां पे कैंसिल किया आपको 2 मिलेगा, तो यहां आंसर आएगा 5। 4x इक्वल टू 5 प्लस 2, तो 4x हो जाएगा 7 के बराबर, x इक्वल टू 7/4। अब आपको यहां पे ध्यान क्या देना है, सबसे पहले एक तो जब आप ये हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप आधा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन अलग होता है, इसका आंसर अलग आएगा। और जो हमने सवाल के हिसाब से किया उसका आंसर अलग आएगा, क्योंकि सवाल में लिखा है कि हाफ इज सब्ट्रैक्टेड, हाफ ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, ऐसा लिखा होता तो सवाल करने का तरीका हमारा अलग हो जाता। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। उसके बाद क्या बोला, डिफरेंस बोला, मतलब माइनस करने पे जो आंसर आएगा। डिफरेंस वर्ड का उपयोग क्यों किया है, क्योंकि आपको अभी नंबर पता नहीं है, तो आपको ये नहीं पता कि हाफ सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। तो जब ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तब आप वर्ड यूज करते हैं डिफरेंस का। उदाहरण के तौर पे 45 और 55 का डिफरेंस बताओ। ठीक है, ये होता है एक तरीका कहने का। एक तरीका होता है 45 और 55 को सब्ट्रैक्ट करो, तो जब कोई इंसान कहेगा 45 और 55 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आंसर आएगा -10। ठीक है, पर जब कोई आपको कहेगा 45 और 55 का डिफरेंस बताओ तो आप क्या बोलोगे, 10। ठीक है, डिफरेंस है 10 का। अब सब्ट्रैक्ट करने पे -10 आएगा +10 आएगा, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन डिफरेंस में हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है, उसमें पोजीशन मैटर नहीं करती, पर सब्ट्रैक्ट करते समय पोजीशन मैटर करती है। ये था आपका छोटा सा ज्ञान। तो इसी के साथ स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 94 है हमारा, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब तक कितने कर रहे थे आप? सर हमने 3 वाले बहुत क्वेश्चन किए, लेकिन 4 वाला ये पहला क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, 4 कंसेक्यूटिव, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब तक आप क्या कर रहे थे, सर अगर 3 होते हैं तो एक x, एक इस तरफ x-1, एक इस तरफ x+1, तो ये होगा 3 कंसेक्यूटिव। आपको चौथा भी चाहिए तो हम x+2 लिख देते हैं यहां पे, और क्या। ठीक है ना, होगा क्या, एटलीस्ट कुछ कैलकुलेशंस तो कम हो जाएंगी। अदरवाइज आप लेते x, x+1, x+2, x+3, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, यहां कम से कम थोड़ी कम हो रही है आपकी कैलकुलेशंस। चलिए इनका सम क्या है, तो इनका सम दिया है सवाल के हिसाब से कितना, 266, 266। मुझे हिंदी में 66 बोलना आता नहीं है, क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो 266 जो है वो है इनका सम। तो सम कैसे निकालते हैं, सर सिंपल है, ऐड कर दीजिए। तो x-1 प्लस x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू कितना, 266। अब आप क्या करेंगे, सर -1 + 1 हो गया कैंसिल, x हो गया 4 बार, तो 4x+2 करने पे आना चाहिए 266। तो 4x इक्वल टू 266 -2, तो 4x हो जाएगा आपका 264 के बराबर, और x हो जाएगा 264 डिवाइड बाय 4, जो कि कितना होता है, सर 4 6 24, एंड फिर से 4 6 24, तो 66 होना चाहिए एक नंबर। कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर। तो हमारा सेकंड नंबर है 64, एक उससे पहले का है तो 63,
और 2 उसके बाद के हैं तो 65 एंड 66। क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इसलिए हम उनको इस तरीके से आसानी से लिख पा रहे हैं। चलिए आप एक बार चाहें तो ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 6 18 हो जाएगा। सॉरी, हमारा मिडिल नंबर आया था 66, तो एक पहले मतलब 65, एक बाद में मतलब 67 और एक और बाद में मतलब 68। सॉरी, तो 65 66 67 68 ये होंगे हमारे 4 नंबर्स। एक बार ऐड करके चेक कर लो। 7 और 8 15, 15 5 20 और 6 26, 6 यहां 2 ऊपर, 6 6 12, 6 18, 6 24 और 2 266 सही आ रहा है हमारा कैलकुलेशन, मतलब नंबर सही है। तो ये गलती ना करें कि यहां लिखा 66 और आंसर के समय गलती से 64 लिख दिया। ऐसी गलती, मुझ जैसी गलती ना करें। आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहता है। ये आपको समझ में आया। 4 नंबर लेने का एक और तरीका, x, x+1, x+2, x+3, वो भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वो भी गलत नहीं है। ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, सिंपल सा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सवाल क्रमांक 95 की तरफ। हामिद हैज 3 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। ये जो हामिद जी हैं इनके पास 3 डब्बे हैं। कितने हैं? 3 डब्बे। तो एक होगा बॉक्स ए मान लीजिए, ठीक है, एक होगा बॉक्स बी और तीसरा होगा बॉक्स सी। अब इनके बारे में कुछ जानकारी दी है जो हम आगे पढ़ने वाले, तो जरा ध्यान रखिएगा, आंख कान खुला मुंह बंद। तो बॉक्स ए वेज 2.5 kg मोर देन बॉक्स बी। तो क्या बोल रहा है कि बॉक्स ए का वेट है तो बॉक्स बी का जो भी वेट होगा उससे 2.5 kg ज्यादा। ठीक है, यही मतलब है सेंटेंस का। एंड बॉक्स सी वेज 10 kg मोर देन बॉक्स बी। तो बॉक्स सी का वेट कितना है? तो जितना भी बॉक्स बी का है उसमें कितना ऐड करना है? 10 क्या कोई समस्या? नहीं सर। अब यहां ध्यान दें, द टोटल वेट ऑफ द 3 बॉक्सेस इज 48 3/4 kg। मतलब बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? इन तीनों को जोड़ने पे आना चाहिए 48 3/4 kg। तो 48 3/4 kg। अब यहां ध्यान दें, ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको बॉक्स ए का वेट निकालना है। कैसे निकालोगे? सर तीनों बॉक्सेस का निकालना पड़ेगा तभी हमारा सवाल बन पाएगा। तो अब तीनों बॉक्सेस का निकालेंगे कैसे? जरा ध्यान से देखो ऊपर की पट्टी का, मतलब वो जो ऊपर लिखा है वो नहीं, जो हमने ये लिखा है बॉक्स एबीसी, उसमें बॉक्स ए का वजन दिया है बॉक्स बी के बारे में बताकर कि जो भी बॉक्स बी का वेट होगा उसमें 2.5 ऐड कर दो। ठीक है, बॉक्स सी का भी वेट दिया है किसके हिसाब से? बॉक्स बी के हिसाब से। तो कुल मिला के जो अननोन क्वांटिटी वो कौन सी है? सर बॉक्स बी है। तो लेट, तो हमने लिखा लेट, LET, लेट बॉक्स बी का वेट बी एक्स। मैंने हिंदी में लिखा है यहां पे का वेट, लेकिन आप इंग्लिश में लिख देना अपने क्लास में कि बॉक्स बीज वेट बी एक्स। हिंदी में भी लिख सकते हैं जैसा कि आपको कंफर्टेबल लगे और जैसा कि आपके स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, मतलब जिस भाषा में पढ़ाते हो। तो बॉक्स बी का वेट लिख दिया हमने एक्स। तो जरा मुझे बताएंगे बॉक्स ए का वेट कितना हो जाएगा? सर x + 2.5। और बॉक्स सी का वेट कितना हो जाएगा? सर x + 10 1/4। क्या ये सही है? यस सर। तो क्या इन सबकी वैल्यू में या इक्वेशन में डाल सकता हूं? जी हां सर, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो बॉक्स ए हो जाएगा x + 2.5 मतलब 5/2। सर ये कहां से आया? 2 2 = 4। ठीक है, और एक +1 कैरी। तो हमने क्या किया? हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। बॉक्स बी तो केवल x है। बॉक्स सी कितना है? तो सर x प्लस जब आप 10 1/4 को चेंज करेंगे तो 40 1/4 आना चाहिए, और ये बराबर होगा 48 × 4 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 3 के। तो 48 × 4 करने पे कितना आएगा? सर 8 4 = 32, 2 यहां 3 ऊपर, 4 4 = 16, 17 18 19। ठीक है, 192, बिल्कुल ठीक। तो 192 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? सर 195/4। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सर तीनों x को जोड़ने पे आएगा कितना? 3x, बिल्कुल ठीक। और 5/2 एंड 41/4 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा LCM। कितना आएगा? 4 और 2 का LCM सर 4 आएगा, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इस तरफ 195/4 को फिलहाल के लिए एज इट इज छोड़ देंगे। अब आगे ध्यान दें,
तो 3x प्लस 5 टू जा हो जाएगा 10 प्लस 41 होल डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 195 डिवाइड बाय 4। अब क्या होगा सर, इनको हम ऐड कर सकते लिख सकते हैं, तो 3x प्लस 10 प्लस 41 हो गया 51 बाय 4 और ये होगा 195 बाय 4 के बराबर। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर। अब यहां ध्यान दें, अब क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो ये 51 बाय 4 पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो सर नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो 3x हो जाएगा 195 बाय 4 माइनस 51 बाय 4। अब आप चमत्कार देखिए कि दोनों का बेस बराबर है, तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो 3x हो जाएगा, माइनस करने पे 51 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 144 डिवाइड बाय 4। ठीक है, आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए कैंसिल हो रहा है क्या। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और एक हो जाएगा हमारा, तो ये 4 3 जा 24 36। तो x की वैल्यू कितनी, तो सर x की वैल्यू होगी 36 डिवाइड बाय 3 मतलब 12 kg होगी x की वैल्यू। मतलब बॉक्स बी का वेट कितना, 12। क्या आपको सवाल में बॉक्स बी का वेट निकालना है? नहीं सर, हमें तो बॉक्स ए का वेट निकालना है। तो बॉक्स ए का वेट कितना होगा, तो सर बॉक्स ए का वेट हो जाएगा जितना भी बी का वेट है मतलब 12 और उसमें आप जोड़ देंगे कितना, तो उसमें आप जोड़ देंगे 2.5 मतलब 5/2 है ना। चलिए, तो 12 टू जा हो जाएगा 24 क्योंकि आप लेंगे एलसीएम, तो 24 प्लस 5/2 मतलब ये हो जाएगा कितना, 29/2 जिसको आप लिख सकते हैं 14 1/2 kg। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि भाई साहब बॉक्स ए का वेट होगा 12 प्लस 2.5, तो 12 प्लस 2 14.5, सेम ही आंसर आएगा। तो 14.5 kg होगा बॉक्स ए का वेट। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। बॉक्स सी का वेट सवाल में पूछा नहीं है, तो आप चाहें तो उसको बिना निकाले भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। परंतु किंतु निकालते समय गलती ना करें, इसलिए मेरा विशेष अनुरोध है कि अगर जरूरत ना है तो निकाल के समय बर्बाद ना करें। चलिए, यहां पे होती हमारी स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे सवाल क्रमांक 96 की तरफ। 96 से क्या बोल रहा है आपको कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 240। कितना दिया पेरीमीटर, तो मैं पहले ही लिख रहा हूं, पेरीमीटर इज 240। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला लाइन का मतलब। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, वी गेट द सेम पेरीमीटर। मतलब लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज डिक्रीज करने पे आपका पेरीमीटर चेंज नहीं होता है। अब यहां ध्यान दें, आपने पूछा कि आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पूछिए, ठीक है। आप मुझे बताइए लेंथ कितनी हो जाएगी नई। सर, नई लेंथ में अगर आप 10% इंक्रीज कर देंगे तो पहले आप अज्यूम कर लीजिए कि लेंथ कितनी है। बिल्कुल ठीक। तो लेट लेंथ ऑफ क्या है यहां पे, रेक्टेंगल है, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। क्या इसमें कोई शंका? मैंने मान लिया लेंथ है एक्स, ठीक है। अब न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि न्यू लेंथ वुड बी हाउ मच। सो न्यू लेंथ है कि 10% इंक्रीज करना है, तो x प्लस 10% ऑफ x। अब ये तो आपको सॉल्व करने आता होगा। कैसे निकालते हैं हम 10% ऑफ समथिंग? सर x प्लस 10/100 इंटू x, इस तरीके से आप 10% निकाल सकते हैं। तो x प्लस हो जाएगा कितना, 0 कैंसिल करने के बाद 1/10x, एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 10x प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 11x/10। तो क्या हो जाएगी न्यू लेंथ 11x/10। अब ब्रेथ की बात करते, तो आप क्या मुझे ब्रेथ बता सकते कितनी होगी? सर, अभी तक तो हमें ब्रेथ की वैल्यू नहीं पता, तो हमें कुछ अननोन क्वांटिटी अज्यूम करनी पड़ेगी। क्यों नहीं पता? यहां देखिए, अब पेरीमीटर है 240, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? तो सर फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इज इक्वल टू 240। बिल्कुल ठीक, ठीक है।
जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा l प्लस बी इक्वल्स टू 120। सर ये कैसे आया? ये 2 यहां क्या कर रहा है? डिवाइड, साइड मल्टीप्लाई, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड। तो l प्लस बी यदि 120 है और l की वैल्यू x है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? तो सर ब्रेथ हो जाएगी 120 माइनस x। बिल्कुल ठीक। अब ये हो गई आपकी ब्रेथ। अब ब्रेथ में क्या चेंज आ रहा है? तो सब ब्रेथ को डिक्रीज कर रहे हैं 20% से, तो न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी? तो मैं न्यू बी लिख रहा हूं, ठीक है। तो न्यू ब्रेथ हो जाएगी जो भी आपकी वैल्यू थी, मतलब 120 माइनस एक्स, उसमें से 20% माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 20% माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे? सर पहले 20% निकालेंगे फिर माइनस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो 120 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 20% का मतलब होता है बेसिकली 1/5। 20% को अब जब आप लिखेंगे तो वो होता है 20/100, है कि नहीं? तो कैंसिल हो क्या हो जाता है? 1/5। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 20% में लिख रहा हूं माइनस 1/5 ऑफ 120 माइनस एक्स। चलिए 120 माइनस एक्स, तो 1/5 ऑफ 120 कितना होगा? सर 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 आएगा 10, तो आंसर आएगा 24। तो ये हो जाएगा 120 माइनस एक्स माइनस 24 प्लस x/5। क्या आपको ये समझ में आया? अभी ये पूरी मेहनत चल रही है खाली लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए। सवाल तो अभी हमने सॉल्व ही नहीं किया है। तो 120 माइनस एक्स माइनस 24 प्लस x/5, तो ये कितना हो जाएगा? सर ये सॉल्व करने पे हो जाएगा 120 में से 24 माइनस किया तो ब्रेथ आपको मिलेगी, जो न्यू ब्रेथ है वो मिलेगी आपको कितनी? 96 मिलनी चाहिए, ठीक है। और माइनस एक्स प्लस x/5, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस एक्स प्लस x/5। एलसीएम लेके आपका आएगा माइनस 5x प्लस एक्स, तो आपका आंसर आना चाहिए फाइनली कितना? तो 96 माइनस 4x/5, ये हो गई आपकी न्यू ब्रेथ। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब वो क्या बोल रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, मतलब लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद भी आपका पेरीमीटर उतना ही रह जाता है। मतलब पेरीमीटर कितना रह जाएगा? 240 ही रह जाएगा। क्या आपको ये सब समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से हमने क्या किया? हमने लेंथ को मान लिया x, तो और हमने निकाली फिर न्यू लेंथ। वो कैसे निकाली? कि आपने 10% इंक्रीज किया है, तो x प्लस 10% ऑफ x को इंक्रीज करके हमने निकाला 11x/10। अब आई सवाल ब्रेथ की, तो पहले हमें ब्रेथ का कुछ वैल्यू निकालना था। वो कैसे निकाला हमने? तो सवाल में गिवन था पेरीमीटर 240, उसका उपयोग करके हमने पता लगाया कि लेंथ और ब्रेथ को जोड़ने पे 120 आ रहा है। सर कैसे पता चला आपको? देखो पेरीमीटर होता है ट्वाइस, आपने 2 से डिवाइड किया तो l प्लस बी आया 120, आपने लेंथ को माना x तो ब्रेथ आ गई 120 माइनस एक्स। अब न्यू ब्रेथ का क्या है? तो भाई साहब जो न्यू ब्रेथ है वो डिक्रीज हुई है 20% से, तो माइनस कर दिया आपने 20%, तो आपको सॉल्व करके मिलेगा 96 माइनस 4x/5। आप चाहें तो ब्रेथ को मान सकते हैं x, ठीक है, उसके बाद 20% माइनस करके आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एज सच, ठीक है। तो न्यू ब्रेथ और न्यू लेंथ मिल गई है। अब मैं स्पेस थोड़ा क्लियर कर रहा हूं ताकि मैं आसानी से सवाल सॉल्व कर सकूं, ठीक है। चलिए ये वाला हिस्सा कर दे रहे हैं हम साफ, एंड हम सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इतना सब कुछ चेंज करने के बाद भी हो क्या रहा है? सर हो ये रहा है कि पेरीमीटर वही है, और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो ट्वाइस ऑफ 11x/10, ये हो गई आपकी न्यू लेंथ, प्लस 96 माइनस 4x/5, ये हो गई आपकी न्यू ब्रेथ, और इन दोनों को ऐड करने पे आपको मिल रहा है 240, मतलब पेरीमीटर तो उतना ही है। अब आप क्या करेंगे? सर 2 को वहां भेज देंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा, तो 11x/10 है यहां पे, माइनस 4x/5 प्लस 96 इज इक्वल टू 120, क्योंकि यहां पे क्या था? ये 2 या मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा तो 120। अब 11x/10 माइनस यहां पे कर दिया इंटू 2 आपने, तो ये हो जाएगा 4 2 8x/10 प्लस 96 इज इक्वल्स टू 120। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब ये हो गया सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने एलसीएम ले लिया, तो 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा? सर 3x/10 बचेगा, और इधर आप कर सकते हैं 120 में से 96 को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि
96 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 96 आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो 3x/10 हो जाएगा 24 के बराबर। और अब आपको निकालना है x की वैल्यू, तो वो हम यहां निकाल सकते हैं, ठीक है, इस वाले कॉलम में। तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 240, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3x अपॉन 240 अपॉन 3, तो मतलब x हो जाएगा 80। x कितना है, 80 है, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, तो ब्रेथ हो जाएगी, दोनों को जोड़ने पे आ रहा था 120, तो ब्रेथ हो जाएगी कितनी आपकी, हो जाएगी 40। तो लेंथ हो जाएगी 80 एंड ब्रेथ है 40। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान देना एक बार। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये कि लेंथ और ब्रेथ क्या अज्यूम करना है। अगर आपने वो सही से अज्यूम नहीं किया तो पक्का गलती होने के चांसेस हैं। आप चाहें तो आप ब्रेथ को x मानकर लेंथ को वो 120 माइनस एक्स भी मान सकते हैं। मैं वैसे भी एक बार करके दिखाता हूं फटाफट ताकि जल्दी से हो जाए। ठीक है, अभी के लिए आपको ये समझ में आया, यस सर, तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर। एंड मैं दूसरा मेथड आपको सिखा रहा हूं कि ब्रेथ को मान लो x। ठीक है, अब आपने ब्रेथ को माना x तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो सर दोनों को जोड़ने पे आ रहा था, जरा फटाफट हम लोग इसको सीख लेते ताकि अगर आपको ये यूज करना है तो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी करने पर 240 आ रहा था। आपने ब्रेथ को माना x तो l प्लस बी आएगा 120, बिकॉज 240 में से डिवाइड बाय 2 कर दिया आपने। ब्रेथ है x तो लेंथ हो जाएगी कितना, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 120 माइनस x। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। अब क्या करेंगे हम, सब ब्रेथ को डिक्रीज कर रहे हैं 20% से, तो कैसे करेंगे, तो न्यू ब्रेथ मिलेगी आपको, जिसको मैं एन बी लिख रहा हूं कि x माइनस 20% ऑफ x, मतलब कितना, तो x माइनस 1/5x। आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपको मिलेगा 5x माइनस x अपॉन 5, मतलब हो जाएगा 4x अपॉन 5। क्या आपको ये समझ में आया, जी सर। यहां पे इंटू 5 करेंगे क्योंकि नीचे इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका डिनोमिनेटर तो 1 ही है, ये तो ये x/1 है ना, उधर पे था 5 तो इसलिए एलसीएम आएगा 5, मल्टीप्लाई करके आपने सॉल्व किया। अब अगर इसकी बात करें तो इसको आपने 10% इंक्रीज कर दिया, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, 10% इंक्रीज कर दोगे तो 120 माइनस एक्स में 10% इंक्रीज करना है, तो 10% ऑफ 120 माइनस एक्स है ना, करो इंक्रीज, तो 120 माइनस एक्स एज इट इज ये हो जाएगा प्लस 10%, मतलब कितना हो जाएगा सर, 10% होता है 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 ऑफ 12 120 माइनस एक्स। सॉल्व करोगे तो 120 माइनस एक्स प्लस 120/10 करोगे तो सिर्फ 12 आएगा, एंड माइनस 1/12 एक्स। अब 120 में 12 जोड़ोगे तो 132 मिलेगा, और उधर प्लस माइनस करोगे तो आपको मिलेगा x, और इसका एलसीएम कितना, सर एलसीएम मिलेगा 12, तो यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 12x प्लस x हो जाएगा, तो माइनस 13x हो जाएगा बेसिकली अपॉन 12, क्योंकि दोनों जगह पे माइनस है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 13x/12, तो आपको मिलेगा यहां पे 132 प्लस 13x/12। तो जब आप इनको यूज करके कैलकुलेशंस करेंगे, सॉरी माइनस है ये, तब भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। आप चाहें तो ये मेथड का इस्तेमाल करें, आप चाहे तो पिछले मेथड का इस्तेमाल करें, कंप्लीटली आपकी मर्जी है। मैं आगे का क्वेश्चन नहीं कर रहा बिकॉज समय हमारे पास कम रहता है, इसीलिए यहां पे स्क्रीन कर रहा हूं मैं क्लियर। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, ये यूज करना है, ये यूज कीजिए, वो यूज करना है, वो यूज कीजिए। दोनों में से जो भी तरीका आप इस्तेमाल करेंगे आपका आंसर सेम ही आना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरी आशा है। चलिए यहां पे होती स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन 97 हम देख लेते हैं। द एज ऑफ ए इज 5 years मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास दो लोग हैं ए और बी। ठीक है, 5 years ago the ratio of their ages was 3:2. Find their present ages. क्या आपको ए की एज के बारे में कुछ जानकारी दी है? हाँ सर, ए की एज 5 ईयर ज्यादा है बी की एज से। तो किसके रेफरेंस में दिए, किसके थ्रू दिए, किसके द्वारा बताइए? तो बी के द्वारा बताइए। तो हम किसकी एज मानेंगे अननोन, तो हम बी की एज मानेंगे। लेट एज ऑफ बी एक्स। तो ए की एज क्या हो जाएगी, तो एज वुड बी, जो भी बी की एज है उससे 5 साल ज्यादा, तो बी +5। और बी की एज आपने क्या मानी है,
तो x मानी है तो x प्लस 5। अब आज से 5 साल पहले, ठीक है, तो 5 इयर्स अगो क्या होगा सर? 5 इयर्स अगो वाली एज बतानी है हमको, बिल्कुल ठीक। तो 5 इयर्स अगो बी की एज हो जाएगी जो भी उनकी प्रेजेंट एज है उससे -5, और ए की एज कितनी हो जाएगी? तो जो भी उनकी प्रेजेंट एज है उसमें से -5। तो बी की एज हो गई x-5 और ए की एज हो गई x। अब इनका रेशियो दिया है, तो a अपॉन बी का रेशियो कितना दिया है? तो a अपॉन बी का रेशियो दिया है 3:2, तो मतलब 3/2। तो a की एज है x, b की एज है x-5, तो इनका रेशियो है 3/2। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो 2x इज इक्वल्स टू थ्राइज ऑफ x-5, ऐसा कुछ हो जाएगा जी सर। तो 2x इज इक्वल्स टू 3x - 5 3 जा 15। अब आप क्या करेंगे? इसको करेंगे हम सॉल्व और आसानी से खत्म। तो 3x यही रहेगा, 2x आएगा इस तरफ, -15 जाएगा इस तरफ। तो जब -15 का साइड चेंज तो वो हो गया +15, और यहां पे हो जाएगा 3x - 2x। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा x का वैल्यू 15। मतलब b की प्रेजेंट एज कितनी है? 15। तो a की प्रेजेंट एज कितनी होगी? +5 मतलब 20। तो 20 प्रेजेंट एज लिख देता हूं मैं, क्योंकि अब p लिख दिया मैंने, तो मैं लिख रहा हूं 20 PA, मतलब प्रेजेंट एज कितनी है? 15। तो एज प्रेजेंट एज कितनी होगी सर? 5 साल और जोड़ दीजिए, तो एज प्रेजेंट एज PA मतलब कितनी हो गई? 20। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अगर आप देखेंगे 5 साल पहले तो B हो जाएगा 10 साल का, A हो जाएगा 15 साल का, और रेशियो वुड बी 3:2, क्योंकि A की एज है 15, B की एज है 10, कैंसिल करोगे 3:2 आना चाहिए। मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, ऐसा हमें आशा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की सारी जो कंडीशन है वो हम मैच कर पा रहे हैं। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, सवाल क्रमांक 98 है। If a numerator of a number is 2 less than denominator of a rational number, when 1 is subtracted from numerator and denominator, both the rational number in its simplest form is 1/2. What is the rational number? अब rational number जो होता है उसमें क्या होता है सर? एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, बिल्कुल ठीक। क्या हमें दोनों के बारे में बोला है? सर बोल रहा है कि न्यूमरेटर के बारे में कि वो डिनोमिनेटर से 2 छोटा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर के बारे में बता रहा है, लेकिन किसके थ्रू बता रहा है? किसके द्वारा बता रहा है सर? डिनोमिनेटर के द्वारा। तो किसको हम अज्यूम करेंगे कि नहीं पता? तो हम डिनोमिनेटर को मान लेंगे कि लेट द डिनोमिनेटर, जिसको हम क्या लिख रहे हैं? डी लिख रहे हैं, तो लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स। अगर डिनोमिनेटर एक्स है तो क्या आप मुझे न्यूमरेटर बता सकते हैं? जी है सर। देयरफॉर न्यूमरेटर वुड बी, तो न्यूमरेटर वुड बी कितना सर? डिनोमिनेटर से 2 लेस देन, तो डिनोमिनेटर से 2 छोटा, ठीक है। तो आपका रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा आर नंबर हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अब हम क्या करेंगे सर? अब बोल रहा है कि दोनों में से एक माइनस कर दीजिए, तो नया नंबर क्या हो जाएगा? तो न्यू नंबर में आप दोनों में से एक माइनस कर रहे हैं, तो मतलब x - 2 में से भी 1 माइनस, और x माइनस डिनोमिनेटर से भी 1 माइनस, ठीक है। When 1 is subtracted from the numerator and denominator both, तब क्या हो जाता है? रैशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2। तो रैशनल नंबर क्या बन जाता है? 1/2। अब तो आसान सा सवाल है, क्या करना है सर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन। बट उसके पहले मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया कि -2 और ये -1 को -3 लिख दिया। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × x - 3 शुड बी इक्वल टू x - 1 × 1 करना है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 6 इज इक्वल टू x - 1। यस सर। सॉल्व करो तो 2x - x हो जाएगा, उस तरफ जाएगा 6 - 1। कैसे? x पॉजिटिव, साइड चेंज किया तो नेगेटिव, -6 साइड चेंज किया तो पॉजिटिव। तो आपको मिला x = 5। ये क्या हुआ? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या होगा? तो सर न्यूमरेटर है 2 छोटा, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचना चाहिए। तो आपका रैशनल नंबर क्या हो जाएगा?
सर ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 5। ये हो गया हमारा सवाल समाप्त। तो चलिए स्क्रीन करते हैं क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट सीरीज है, मतलब जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले, बिकॉज बहुत लोड हो जाएगा आपके ऊपर एक साथ इतने सारे सवाल सॉल्व करना, इसीलिए तो वीडियो एंड होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, मतलब आप वहां पे आपका क्लास वाइज कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और न सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि एग्जाम्पलर भी आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ फॉर डिफरेंट क्लासेस एंड मैथ्स एंड साइंस बोथ। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 8 के, तो आपको क्लास 8 की एग्जाम्पलर पढ़नी है साइंस की, तो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको मैथ्स की पढ़नी है तो वो भी आपको अवेलेबल हो रही है धीरे धीरे, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो वीडियोस हैं उनको चैप्टर वाइज डिवाइड करके आपके लिए चीजें आसान कर दी है। एंड इनफैक्ट हर एक चैप्टर के अंदर हमने एक्सरसाइज वाइज वीडियोस को डिवाइड कर दिया ताकि आप अपने एग्जाम्स के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कर पाए और आप पे बहुत ज्यादा लोड ना पड़े कोई एक वीडियो एक दिन में खत्म करने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज का वीडियो ओपन करते हैं तो वो कुछ इस फॉर्मेट में दिखता है, जहां पे आप सेम जस्ट लाइक यूट्यूब, यहाँ पे भी सारे वीडियोस अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कम आएगी, इनफैक्ट नहीं आएगी ऑलमोस्ट, तो जो कि आपका टाइम बचाएगा। तो आप वेबसाइट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है एंड ईज ऑफ एक्सेस है, मतलब आसानी से एक्सेस कर सकते हैं आप इसको। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या देखा बेसिकली, तो इस वीडियो में हमने जो वर्ड प्रॉब्लम्स नामक जो बुखार है, जो फीवर, जिसका डर हम में से काफी को लगता है, उस पर विजय पाने की प्रयास किया हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 से 98 तक सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज को एंड इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। बाकी तो आपको पता है रेगुलरली पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं, अपना ख्याल रखना है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।